टू माय यूट्यूब चैनल शिवांगी मिश्रा। और आज का जो टॉपिक है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने प्रीवियस लेक्चर्स को भी फटाफट रिकैप कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा है। प्रीवियस लेक्चर जैसे मेरे 2.3 है, 2.4 है, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था आपको मायोग्लोबिन के बारे में। साथ ही साथ आपको बताया था मैंने आपको ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीजन के स्टोरेज के बारे में, और थोड़ा सा मैंने बताया था डीऑक्सी मायोग्लोबिन और ऑक्सी मायोग्लोबिन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, एक दो सिमिलरिटीज होती हैं। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अच्छे से बताया था। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, जिससे आप उसको भी देखिए और CSIR नेट और गेट एग्जाम के लिए बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड हो जाइए, क्योंकि कुछ दिनों में ही डेट अनाउंस हो जाएगी CSIR नेट की भी। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो आज का जो हेडिंग है वो है हीमोग्लोबिन। ये बहुत ही पॉपुलर टर्म है, टर्मोलॉजी है जो सबने ही सुनी है, चाहे वो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से हो चाहे नहीं हो। हीमोग्लोबिन बहुत ही कॉमन टर्म्स है। हीमोग्लोबिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? इसको HB से रिप्रेजेंट किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म होती है हीमोग्लोबिन की। जिस तरह मायोग्लोबिन को रिप्रेजेंट किया जाता है MB से, राइट, इस तरह हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट किया जाता है HB से। अब स्टडी करते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर पिगमेंट है जो ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, रेड कलर पिगमेंट है जो ब्लड में पाया जाता है। अब इसका काम क्या होता है, वर्क क्या होता है ब्लड के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर? हीमोग्लोबिन क्यों यूज में आता है? हीमोग्लोबिन का यूज होता है ट्रांसफर करने के लिए, डाईऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है। कहां से कहां पर करता है? लंग्स से टिश्यू करता है। कई बार आपको यही स्टेटमेंट दे दी जाती है कि हीमोग्लोबिन ट्रांसफर द डाईऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू और टिश्यू टू लंग्स। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आपका ब्लड का सप्लाई हो रहा है उसमें ऑक्सीजन की जो सप्लाई हो रही है वो हमेशा सबसे पहले वो कि जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो कहाँ जाती है? सबसे पहले वो जाती है लंग्स के पास, उसके बाद वो टिश्यू में जाती है, उसके बाद वो हार्ट में जाती है। ऐसे पूरा प्रोसेस चलता है। तो ये स्टेटमेंट है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है इसको केमिस्ट्री, जो बायोकेमिस्ट्री के अंदर इसको हम एक और टर्म से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अल्फा बीटा टेट्रामर भी कहा जाता है। अब यही जानेंगे कि इसको टेट्रामर क्यों कहा जाता है हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन इज अ टेट्रामर ऑफ 4 मायोग्लोबिन। 4 मायोग्लोबिन की यूनिट से मिलकर हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है। और जो मायोग्लोबिन को आपने अगर लेक्चर देखा होगा मेरा, तो आप उसका स्ट्रक्चर से पूरी तरीके से वाकिफ होंगे कि वो स्ट्रक्चर दिखता कैसा है। मगर आपको मैं यहाँ भी दिखा सकती हूँ उसका स्ट्रक्चर। ये रहा हमारा मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, जिसमें बीच में हमारा क्या है? Fe मेटल है। साइड में हमारे क्या है? पोरफायरिन रिंग के नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं। ये शॉर्ट तरीका है इसको दिखाने का। और Fe और ये नाइट्रोजन जो 4 जुड़े होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीम ग्रुप बोलते हैं, राइट। और इस हीम ग्रुप के ऊपर प्रेजेंट होता है हिस्टिडीन और यहाँ प्रेजेंट होता है H2O, और ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है मायोग्लोबिन। ये मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। जब यहाँ पर 4 मायोग्लोबिन आपस में बाइंड होकर एक टेट्रामर फॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो ये स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखनी है। हीमोग्लोबिन इज अ टेट्रामर ऑफ 4 मायोग्लोबिन। एंड ये मायोग्लोबिन जो ये पूरा जो 4 टेट्रामर है वो आपस में लिंक होते हैं एक सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज क्या है? ये देखिए, जो मैंने बना रखी ना, ब्लैक कलर से बाउंड्रीज बना रखी हैं, ये सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर मैंने शो कर रखा है। सॉल्ट ब्रिज क्या है? ये प्रोटीन चेन है। अब आप बोलेंगे प्रोटीन कैसे? हिस्टिडीन क्या होता है? हिस्टिडीन होता है, इसको मैंने HIS से रिप्रेजेंट कर रखा है। ये हिस्टिडीन है, ये एक प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन बनाता होता है एमिनो एसिड से। और एमिनो एसिड के अंदर क्या होता है? एमिनो एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है क्या? एक होता है एमिनो ग्रुप मतलब NH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, और एक होता है एसिड मतलब COOH। ये देखिए यहाँ पर COOH और एमिनो ग्रुप ये आपस में क्या होते हैं? एक ब्रिज फॉर्मेशन करते हैं। उस ब्रिज से ब्रिज मतलब आपस में कनेक्टिविटी फॉर्म करते हैं और एक ब्रिज का फॉर्मेशन कर देते हैं। और उस ब्रिज को ही हमने यहाँ पर क्या कहा है? सॉल्ट ब्रिज कहा है। इसके अंदर टेट्रामर स्ट्रक्चर के अंदर इसी ब्रिज को हमने कहा है सॉल्ट ब्रिज स्ट्रक्चर। प्रोटीन चेन है
जो प्रोटीन चेन की फॉर्मेशन हो रही है इन दोनों के इंटरेक्शन से, एसिड और एमिनो के इंटरेक्शन से जो प्रोटीन चेन बन रहा है, उसको हमने इस टेट्रामर स्ट्रक्चर के अंदर क्या कहा है, सॉल्ट ब्रिज कहा है। और सॉल्ट ब्रिज क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, उन सबका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हुआ है और उन्होंने ये ब्रिज फॉर्म किया है। ये केवल क्या एक यूनिट है जिसके अंदर ये 4 मायोग्लोबिन प्रेजेंट है। इस तरह बहुत सारी यूनिट्स कंबाइन होके बहुत बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। ये तो मैंने एक पार्ट, एक यूनिट उठाई है उसके अंदर की। ग्लोबिन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, बेसिक नॉलेज ले ली, उसके स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर लिया, कुछ प्रॉपर्टीज भी कर लिए, कुछ देखा कि कुछ ना कुछ वो मायोग्लोबिन से भी लिंक हो रहा है। अब वो एक इफेक्ट है, उसका नाम है कोऑपरेटिव इफेक्ट, जो केवल हीमोग्लोबिन ही शो करता है, मायोग्लोबिन उस इफेक्ट को नहीं शो करता है। तो उस कोऑपरेटिव इफेक्ट को अब हम स्टडी करेंगे। तो कोऑपरेटिव इफेक्ट मैंने हेडिंग डाल रखी है, अब इसको ही हम पढ़ेंगे। कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है कि आपस में कोऑपरेशन शो करना। अलग अलग लोग हैं, वो कैसे एक आपस में कोऑपरेशन शो कर कोई प्रोसेस को वर्कआउट करते हैं, कैसे कोई प्रोसेस चलने लगती है बॉडी के अंदर या फिर कहीं भी आपको कोऑपरेशन देखने को मिल सकता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। तो उसमें कैसे कोऑपरेशन शो हो रहा है उसी को हम स्टडी करेंगे। इस कोऑपरेटिव इफेक्ट में क्या होता है कि हमने भी स्ट्रक्चर देखा था ना, 4 मायोग्लोबिन मिलके एक टेट्रामर बना रहे थे, वो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपने देखा था। तो उसके अंदर क्या था कि अगर एडिशन, वो पहले क्या था आपका डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में प्रेजेंट था, क्योंकि वहां पर H2O अटैच था तो वो डीऑक्सी फॉर्म था उसका। मगर जैसे ही एडिशन ऑफ 1 O2 मॉलिक्यूल, जब एक O2 मॉलिक्यूल वहां पर अटैच हुआ, आके बेंड फॉर्म में अटैच हुआ, तो कहां पर अटैच होगा वो, Fe एटम ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हीम ग्रुप था उसका जो Fe एटम है, जो +3 स्टेज में प्रेजेंट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसकी, वहां पर जाके ये जो ऑक्सीजन है वो ऐड होगा। जैसे ये ऑक्सीजन ऐड हुआ तो Fe एटम लो स्पिन का हो जाएगा। Fe एटम कैसा हो जाएगा, लो स्पिन का हो जाएगा और उसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। Fe एटम लो स्पिन और साइज स्मॉल होने का मतलब क्या है कि जो Fe और नाइट्रोजन के बीच में जो रेडियाई होता है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि CFSC जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है उस टाइम Fe एटम का, जब ऑक्सी फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है। इसको मैंने आपको मायोग्लोबिन जब पढ़ाया था ना, तो तब आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था इस फॉर्म को। CFSC क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी क्या होती है, मैंने आपको बताया था वहां पर। और इसको और अच्छे से स्टडी करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे, अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे और वहां पर इसको अच्छे से और पढ़ा जाता है। साइज छोटा हो गया, साइज श्रिंक हो गया, उसका छोटा हो गया। तो जो Fe पहले बाहर प्रेजेंट था, प्लेन के बाहर मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपका Fe ऐसे था और सारे नाइट्रोजन आपके ऐसे इस फॉर्म में लगे हुए थे, राइट, तो ये सब क्या आउट ऑफ द प्लेन Fe आपका प्रेजेंट था। मगर जैसे ही उसका क्या हुआ, वो लो स्पिन का हुआ, उसकी साइज छोटी होगी Fe एटम की, मतलब रेडियाई में नाइट्रोजन और Fe की रेडियाई में कमी आ गई। तो क्या हो गया, Fe आराम से बीच में आ गया, सेंटर में प्रेजेंट हो गया और नाइट्रोजन यहां पर प्रेजेंट हो गया। ये इनसाइड द प्लेन के अंदर चला गया है। तो अब क्या हो गया, वो स्ट्रक्चर आपका स्टेबल हो गया है। जैसे साइज छोटा हो गया तो Fe एटम मूव टुवर्ड द पोरफायरिन रिंग के जो बाहर था वो पोरफायरिन रिंग के अब अंदर पहुंच गया है Fe एटम, ड्यू टू द सॉल्ट ब्रिज ब्रेक। और जब जो Fe एटम था वो पोरफायरिन रिंग के अंदर पहुंच गया तो इससे क्या, जो सॉल्ट ब्रिज थे वो सब टूट गए। सॉल्ट ब्रिज का वही जो प्रोटीन चेन बनी थी हिस्टिडीन के बीच में, वो पूरी चेन ब्रेक हो गई। दिस मेक द बाइंडिंग ऑफ नेक्स्ट O2 टू द F। अब ये जो सॉल्ट ब्रिज टूटा, इससे क्या हुआ, अब दूसरा जो ऑक्सीजन एटम है उसको आने का जगह मिल गई, रास्ता मिल गया। एक जो उसमें देखो 4 यूनिट थी, 4 मैंने ऐसे बना रखी थी ना, एक यहाँ पर था डायग्राम, एक यहाँ था, एक यहाँ था, ये सब आपस में लिंक थे ना सॉल्ट ब्रिज से। जब सॉल्ट ब्रिज ये ब्रेक हो गया तो पहले ऑक्सीजन से यहाँ जुड़ा, अब जब ब्रिज ब्रेक होता चला गया तो जो ऑक्सीजन यहाँ बाइंड हुआ, अब वो दूसरा ऑक्सीजन के पास भी स्पेस हो गया, रास्ता मिल गया कि वो अब नेक्स्ट वाली यूनिट से जाके बाइंड हो जाए, नेक्स्ट वाले डीऑक्सी हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाए, वहां पर भी उसको ऑक्सी बना दे। फिर ऐसे यही प्रोसेस फिर रिपीट होगा,
फिर क्या करेगा, वापस से क्या होगा, एडिशन होगा, ऑक्सीजन का साइज छोटा होगा और फिर पोरफायरिन रिंग की तरफ जाएगा Fe एटम, और फिर क्या हो जाएगा, वापस सॉल्ट ब्रिज टूटेगा, फिर ये आगे मूव कर देगा ऑक्सीजन, फिर इस वाले डीऑक्सी हीमोग्लोबिन से बाइंड अप हो जाएगा। इस तरह करते हुए फोर्स 1 से बाइंड अप हो जाएगा। तो धीमे धीमे सब जितने भी आपके डीऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट थे वो सब ऑक्सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन सब ने आपस में क्या कॉपरेशन शो किया कि हाँ भाई अब तुम आओगे तो मैं अपना ये सॉल्ट ब्रिज तोड़ दूंगा, फिर आप आगे पड़ाव में जाओगे तो उसने बोला कि हाँ मैं तोड़ दूंगा। सब कॉपरेशन से चल रहा है, ऐसा नहीं केवल इसने तोड़ा है, सबने कॉपरेट किया है, सबने अपने सॉल्ट ब्रिज को ब्रेक किया है जिससे ऑक्सीजन की एंट्री अच्छे तरीके से हो जाए और सभी डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाए, जिससे हमारा आगे का प्रोसेस हो सके। कोऑपरेटिव इफेक्ट के अंदर हम थोड़ा सा रिएक्शन के हेल्प से भी समझेंगे उसको, जिससे आपको और शॉर्ट में समझ में आ जाए कि मैंने जो इतनी सारी स्टेटमेंट में आपको एक्सप्लेन किया था कोऑपरेटिव इफेक्ट, उसको रिएक्शन की हेल्प से हम कैसे समझ सकते हैं। जैसे एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, राइट। अब जैसे ही क्या हुआ, ऑक्सीजन उसके पास आया, डीऑक्सी फॉर्म में था, ऑक्सीजन आया ऑक्सी फॉर्म में उसे कन्वर्ट करने के लिए, और K1 यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी रेट कांस्टेंट को, रेट की स्पीड कैसी है K1 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अटैच हुआ तो क्या हो गया, आपका HbO2 फॉर्म हो गया। अब ये HbO2, अब एक दरवाजा सॉल्ट ब्रिज टूट चुका है, एंटर कर चुका है, अब दूसरी यूनिट के पास जाएगा, वो दूसरी यूनिट के पास अब ये तो ऑक्सीजन अटैच हो गया, अब यही ऑक्सीजन लेके दूसरा ऑक्सीजन भी अटैच होगा इस पहली वाली यूनिट से। फिर क्या हुआ, रेट कांस्टेंट K2 रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, क्या रेट की रिएक्शन की स्पीड क्या हुई, K2 से रिप्रेजेंट कर लिया, उसकी कांस्टेंट बता दिया मैंने। फिर क्या हो गया, आपका HbO2 होल ट्वाइस 2 हो गया, ठीक है। अब उसी तरह इस वाले के साथ फिर से अटैच हुआ ऑक्सीजन, और फिर ये आपके जो रेट कांस्टेंट क्या हो गया, K3 से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। रेट कांस्टेंट हर बार वेरी करेगा क्योंकि ऑक्सीजन हर बार नए नए ऐड हो रहे हैं और पहले से उसके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती जा रही है तो उसको रिएक्शन करने में उतना ही फोर्स लगाना पड़ रहा है। फिर क्या आपका बन गया, Hb2O3 होल थ्राइस बन गया। अब वापिस से अब इसी वाले के अंदर फिर ऑक्सीजन जुड़ा, फिर सॉरी यहाँ पर K4 होगा, मैंने K3 लिख दिया है, K4 हो गया आपका रेट कांस्टेंट, और फिर आपका लास्ट में क्या बन गया, Hb2 और ऑक्सीजन पे होल 4 बन गया है। अब चारों जो यूनिट थी उन सबके पास ऑक्सीजन पहुंच चुका है और ये प्रोसेस बहुत ही स्पीड में चलता है, बहुत ही सेकेंडों में चलता है। सॉल्ट ब्रिज टूटते जाते हैं, सब आपस में कॉपरेशन शो करते जाते हैं और ये रिएक्शन पूरी हो जाती है। ऑक्सीजन को डीऑक्सीफॉर्म सारे ऑक्सीफॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बात करें कि इसके अंदर जो रेट कांस्टेंट है वो K4 सबसे ज़्यादा रेट कांस्टेंट होता है, K3 उससे कम, फिर K2 उससे कम, फिर K1 उससे कम। अब K4 ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि सारे जो सॉल्ट ब्रिज होते हैं वो सब ब्रेकअप हो चुके होते हैं। अब जो रिएक्शन की स्पीड होती है, जो पहले बहुत मतलब होता है धक्का मुक्की में काम चल रहा था, अब वो रिएक्शन फ्री हो जाती है, स्मूथली चलने लगती है, तो उतनी ही स्पीड से चलने लगता है। अब उसके पास कोई बैरिगेट नहीं है कि अब उसको एक तोड़ना है फिर एंटर करना है, फिर तोड़ना फिर एंटर, मतलब कोई धक्का नहीं लग रहा है उसको। अब एक स्मूथली चल रही है तो उतनी ज़्यादा स्पीड में चलेगी, इसलिए K4 रेट कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होगा कोऑपरेटिव इफेक्ट के अंदर, राइट। अब एक दो स्टेटमेंट और है कि जो ऑक्सी स्टेट होती है हीमोग्लोबिन की वो हमेशा रिलैक्स फॉर्म में होती है और डीऑक्सी स्टेट हमेशा टेंस्ड फॉर्म में होती है। ये 2 पॉइंट आपको रिमेंबर करके रख लेना, रिलैक्स और टेंस्ड। रिलैक्स कब होगी, जब ऑक्सी फॉर्म में होगी, टेंस्ड कब होगी, जब डीऑक्सी फॉर्म में होगी हीमोग्लोबिन की स्टेट। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कोई भी डाउट आया हो मेरे इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर, तो प्लीज़ मुझे इस कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई भी प्रॉब्लम आई हो। और प्लीज़ इसको लाइक करिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, जिससे या आपको अदर जो मैं वीडियोस बनाऊं तो आपको उसकी अपडेट मिल सके। और ये शेयर इसलिए करना है जिससे हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके और सब इसका यूज़ कर सके और CSIR नेट की तैयारी में और गेट की तैयारी में, क्योंकि दोनों ही एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ शेयर इट और धन्यवाद।